आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एल्केन्स का अपना अगला लेक्चर। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन का, जिसमें हम लोगों ने बात की थी किसी भी चैप्टर में हमें 3 बातें पढ़नी होती हैं। सबसे पहली बात मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दूसरी बात फिजिकल प्रॉपर्टीज और तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोगों ने एल्केन्स में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक स्टार्ट कर चुका था। और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब भी आप किसी चैप्टर के लिए या किसी सबस्ट्रेट के लिए या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ो तो आप सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना लो और फ्लो चार्ट बनाने के बाद उस फ्लो चार्ट को दिमाग में रखो। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करता हूं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, जहाँ पर हमारे पास 3 रिडक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वह रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो हमारा इसका टॉपिक है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास ए पार्ट है वो क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ये हमारे पास सबसे पहला मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है किसके लिए, एल्केन के लिए। अब इस रिएक्शन को हम बहुत ही आराम से इत्मीनान से सारे बेसिक से हायर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हम कोई भी रिएक्शन उठाएंगे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक बार पढ़ेंगे लेकिन बेसिक से हायर पढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जो रिएक्शन आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखोगे वही रिएक्शन कहीं ना कहीं किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बनेगी। तो हम एक बार ही मेहनत करें और वो रिएक्शन चाहे पहली बार मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आए चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आए, हम उसको एकदम बेसिक से हायर पढ़ के खत्म कर दें। तो अगर मैं सबसे पहले इस रिएक्शन की बात करता हूं तो आखिरकार हमें इस रिएक्शन में पढ़ना क्या क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार इसकी जनरल रिएक्शन क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि वहां पर हाइड्रोजनेशन ही हो रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रहा है। जनरल रिएक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म वाला पार्ट समझेंगे कि आखिरकार इस रिएक्शन का हमारे पास मैकेनिज्म किस तरीके से आ रहा है। अगला जो पार्ट होगा वो हमारे पास होगा रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट, रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कि आखिरकार कैटलिस्ट का यहाँ पर रोल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तीसरी बात जो हमें यहाँ पर पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो है हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। फिर जो अगली बात हम लोग पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी से रिलेटेड, कि आखिरकार अगर आपके पास डिफरेंट एल्कीन होंगी तो उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। और फिर जो एक बात पढ़ेंगे वो हम लास्ट में पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कि आखिरकार ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो हम लोगों ने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को जीओसी के पार्ट में पढ़ा था और जहां पर मैंने आपको सिखाया था कि यदि आप 1 मोल H2 का एडिशन करवाते हो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इतने सारे टॉपिक हैं जो कि हमें इस अपने रिएक्शन के साथ कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल रिएक्शन के साथ। हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इस रिएक्शन की हमारे पास एक जनरल रिएक्शन क्या रही होगी और फिर इसके मैकेनिस्टिक पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको एक रिएक्शन लिखी थी, तो जरा ध्यान से उसको देखना। यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने क्या लिखा था, एल्कीन लिखा था, और मैंने यहां पर क्या लिखा था आपके सामने H2, और यहां एरो पर आपके पास क्या क्या था, निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। अगर आप टेम्परेचर मेंशन करना चाहें तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर अराउंड ही होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटती है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में आंसर बनाना आना चाहिए। अब अगर मैं इसकी जगह कोई भी जनरल एल्कीन ले लेता हूं, कोई भी जनरल एल्कीन, मान लो हम लोग ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CHR, और हमारे पास फिर से यही कंडीशन एज इट इज है जहां पर हम निकल
प्लेटिनम या फिर पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसका आंसर बनाना है, तो आंसर बनाने का हमारा अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले आप क्या करो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, यहां पर RCH ऐसे ही लिख देते हैं, RCH CHR, और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करो। तो सबसे पहली बात आपको इसके आंसर को बनाना सीखना है। मान लो अब अगर मैं यहां पर एल्कीन की जगह एल्काइन लेता हूं, अगर मैं यहां पर एक सबसे छोटा एल्काइन लेता हूं तो एल्काइन आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर H2 लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, आप वही प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, टेम्परेचर भी आप 25 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। देखो आप अगर अभी छोटी क्लास में हो तो आपको अभी टेम्परेचर से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बस रिएक्शन को पूरा करने के लिए या बहुत स्पेसिफिक बताने के लिए होती हैं चीजें, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही बात होगी, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगी और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। ये आपके पास क्या हो गया, एल्काइन से एल्कीन बन चुका है। लेकिन अगर मैं फर्दर 1 मोल H2 फिर से यूज करूं तो फिर से यूज करने पे हमारे पास क्या होगा, फिर से यूज करने पर एक पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक हो जाएगी और फिर से आपके पास 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बस खत्म हो गया। इसी बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो अगर लास्ट में फाइनली अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास कोई एल्काइन होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R, और यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, H2 यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन में फर्क ये होता है, एल्कीन में 1 मोल H2 यूज करते हैं और एल्काइन में 2 मोल H2 यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर 2 पाई बॉन्ड हैं। तो इस बात को आप मेंशन कर लो, यहाँ पर कितने होंगे, 2 मोल H2 यूज होंगे इन प्रेजेंस ऑफ वही निकल, या फिर आप ले सकते हो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम 25 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली आपके पास आंसर क्या जाएगा, RCH2CH2R। तो कुल मिला के आपको जो ध्यान रखना है वो इन जनरल रिएक्शंस को ध्यान रखना है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो। तो जनरल रिएक्शंस हमें कुल मिला के बात क्या समझ में आई है कि आपके पास 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगी तो वहां पे 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड क्या होंगी, फॉर्म होंगी। बस इस फंडे को अगर आप समझ जाओगे तो आप कोई भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर अब मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन की बात करता हूं तो ये होता क्या है, हम बोलेंगे ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर इसी को रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। थोड़ा सा याद करो, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज कैसे होंगी, जहां पर आप हाइड्रोजन का एडिशन करवाओगे। क्या आपको इतनी बातें एकदम अच्छे से क्लियर हुई? तो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन से रिलेटेड बातें खत्म कर चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं मैकेनिस्टिक पार्ट पर कि आखिरकार इसका मैकेनिज्म किस तरीके से रहेगा, और उस मैकेनिज्म से हमें बहुत सारी बातें समझ में आने वाली हैं। इतनी बातें अभी तक हमें समझ में आ चुकी हैं, जहां पर हम लोगों ने इन तीनों बातों को अभी समझा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म वाले पार्ट में जाते हैं। तो पहले हम लोग एक बार रिएक्शन लिखते हैं। अगर हम कोई भी एक जनरल रिएक्शन लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग इथीन का ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या करते हैं, H2 की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म होता है, CH2 और इस तरीके से 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब आखिरकार इस जनरल रिएक्शन का आपके पास मैकेनिज्म क्या रहा है, उस मैकेनिज्म को ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जरा ध्यान से समझना कि होता क्या है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या होता है, मेटल होता है इस तरीके से, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, मेटल है। तो सबसे पहले मेटल पर क्या होता है, हम लोग H2 को लेके आते हैं, और H2 को क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि हम एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन करवा सके।
एडजॉर्प्शन ऑफ H2 करवा सके। ठीक है, जैसे ही आप मेटल पे एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये मेटल सरफेस है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से मेटल के सरफेस के साथ यहाँ पर एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही एडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगा ये वाली जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? और फिर क्या होगा, सामने से आपके पास एल्कीन अप्रोच करने वाला है। सामने से क्या होगा, एल्कीन अप्रोच करेगा। अब सामने से जब एल्कीन अप्रोच करेगा तो एल्कीन की ये वाली जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप इतनी बात समझ रहे हो तो यहाँ पर एक कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रही है, कंसर्टेड रिएक्शन है, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जा रही है, पुरानी बॉन्ड टूट रही हैं और नई बॉन्ड बन रही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और फाइनली हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, जहां पर कुछ ऐसा हो जाता है, H H, यहाँ पर आपके साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, और बाद में आपके पास इस तरीके से मेटल सरफेस रह जाता है। क्या आपको ये थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया मिल पाया? क्या यही होती है हमारे पास किसी भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम लोग मेटल एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं? तो एक्चुअली ये जो मेटल एज अ कैटलिस्ट, हम लोग कौन कौन से मेटल यूज कर सकते हैं? निकल यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं किसको, हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करने के लिए, ताकि वहां पर क्या हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सके। एक अगर सरफेस मिल जाए आप लोगों को बहुत अच्छा सा, तो वहां पर आप जो भी काम करना चाहेंगे, मतलब घूमना चाहेंगे, बहुत अच्छे से घूम सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से रिएक्शन को भी होने के लिए अगर एक बहुत अच्छा सा सरफेस मिल जाए तो उस पर इस तरीके से एडजॉर्ब होके, यहाँ पर कंसर्टेड मैकेनिज्म होके ये फाइनली फॉर्म हो सकता है। ये होता है इसका मैकेनिस्टिक पार्ट। तो सवाल आता है कि रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? तो आपको एकदम अच्छे से पता है, आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर पढ़ा होगा, कोई भी जो रिएक्शन होती है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर जाती है, और ट्रांजिशन स्टेट में बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम लोग कैटलिस्ट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, जहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन भी नहीं पाता है। इसलिए कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक फंडा है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, रोल ऑफ कैटलिस्ट यहां पर क्या होगा, रोल ऑफ कैटलिस्ट होता है प्रोवाइड सरफेस एरिया एंड हेंस इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। तो लिख देते हैं इस बात को। थोड़ा सा नोट्स ओरिएंटेड मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनको एक सिस्टमैटिक नोट एक ही जगह मिल जाए। प्रोवाइड सरफेस एरिया, प्रोवाइड्स सरफेस एरिया एंड हेंस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो यहीं पर आपके पास क्या खत्म हो जाता है, रोल ऑफ कैटलिस्ट। लिख देते हैं यहां पर। ये बात मैं क्या बता रहा हूं, ये बात मैं बता रहा हूं रोल ऑफ कैटलिस्ट। अब अगली बात हमें एक और करनी थी कि आखिरकार टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होते हैं। ये बात बहुत थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करूंगा तो हमारे पास दो तरह के कैटलिस्ट देखने को मिलते हैं। एक तो कैटलिस्ट होता है हमारे पास होमोजेनस कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट, और एक कैटलिस्ट जो आप लोगों ने सुना होगा इसी का जस्ट उल्टा होता है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। अब बात को समझना, वह कैटलिस्ट जहां पर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन और कैटलिस्ट का दोनों का फेस क्या हो, सेम। हम ऐसे बोल सकते हैं वह कैटलिस्ट जहां पर सॉल्यूशन और कैटलिस्ट दोनों का फेस जो हो वो फेस क्या हो, सेम। अगर आपके पास ये होमोजेनस कैटलिस्ट होते हैं तो हेटेरोजेनस क्या होगी, वह कैटलिस्ट जहां पर
सॉल्यूशन और कैटलिस्ट का फेज क्या हो, डिफरेंट हो। इसका मतलब अगर फेज सेम है तो ये क्या होंगे, आपस में सॉल्युबल होंगे। अगर दोनों ही लिक्विड हैं तो आपस में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर फेज डिफरेंट है तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये आपस में क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे या डिसॉल्व नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका एग्जाम्पल। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है PPS3 इस तरीके से आप 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बना लो और लास्ट में Cl। इसको हम लोग कहते हैं विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो विल्किंसंस कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट, जहां पर दोनों का कैटलिस्ट और सॉल्यूशन का फेज सेम होता है, जिसकी वजह से आपस में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। अगर मैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ये सारे के सारे हेटेरोजेनस कैटलिस्ट होते हैं जहां पर इनका फेज सॉल्यूशन के साथ सेम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये बात उम्मीद करता हूं आपको अभी तक समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहले हमने एक जनरल रिएक्शन सीखी जहां पर हमने रिएक्शन बनाना सीखा, फिर हमने कुछ बेसिक बातें उससे निकाली, फिर हमारे पास एक मैग्नेटिक पार्ट और फिर रोल ऑफ कैटलिस्ट एंड टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब हम एक दो रिएक्शन को कंप्लीट करना सीखेंगे और फिर उस ही पार्ट को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के पार्ट से रिलेट करेंगे। इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस रिएक्शन का, जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। देखो, सबसे पहले आप इस बात को समझो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरीके की इस रिएक्शन की हो सकती है। आपको पता है यह एक एडिशन रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाई है। तो अगर आप थोड़े से समझदार हो तो थोड़ा आप क्या करो, पुराने वाले टॉपिक को इसको रिवाइज कर लो, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने क्या समझाया था, आपको मैंने इस तरीके से यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH लिया था, ये एल्कीन था, और यहां पर आपके पास क्या था, H2 था, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। अब यहां पर जब ये रिएक्शन होती है तो एक्चुअली जो ये H2 है ये वाला, ये अप्रोच क्या करता है, यहां से अप्रोच करता है और ये सेम साइड से अप्रोच करता है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। अगर आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझोगे, जब मैंने मैकेनिज्म बताया था तो दोनों ही H क्या थे, मेटल पर एडजॉर्ब थे और दोनों ही सेम साइड से अप्रोच कर रहे थे। मतलब अगर एक हाइड्रोजन एक कार्बन से इस साइड से जुड़ रहा है तो दूसरे हाइड्रोजन को भी इसी साइड से जुड़ना होगा। ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा अगर एक हाइड्रोजन इस साइड से है तो दूसरा हाइड्रोजन अपोजिट साइड से आके जुड़ रहा होगा। बात क्लियर है? तो ये हमेशा सेम साइड से जुड़ेंगे। तो आपके पास यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला था, CH HH, और यहां पर क्या लग जाते थे, हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लग जाते थे, हाइड्रोजन। मतलब इस बात को देखकर और मैकेनिज्म वाले पार्ट को देखकर मैं ये कह सकता हूं जो यहां पर हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस रिएक्शन की, वो कैसी है, यह एक सिन एडिशन रिएक्शन है, या फिर आप यूं कह सकते हो यह एक सिन एडिशन प्रोडक्ट है। ये वाला सिन का मतलब क्या होता है, सेम साइड, एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। तो आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन जब भी पूछा जाए, आपको हमेशा दिमाग में एक चीज रखनी है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा कैसी होती है, सिन एडिशन होती है, सेम साइड से ये अटैक होता है। अब जैसे ही सिन एडिशन का फंडा समझ में आ चुका है, वैसे ही अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मान लीजिए मैं सबसे पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का लेता हूं। ये है हमारे पास, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ हम ले लेते हैं प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। शुरू करते हैं। अब मुझे इस पे H2 जोड़ना है। देखो, अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा होता तो आप सिंपली इस पाई बॉन्ड को हटाते, 2 सिग्मा बॉन्ड लगाते और दोनों जगह HS लगाते। लेकिन हम क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहला जो पॉसिबल प्रोडक्ट है वो आपके पास ये हो सकता है कुछ इस तरीके से, यदि दोनों ही CH3 कहाँ चले जाएं, वेज पर चले जाएं, तो पक्की बात है आपके पास जो दोनों H आएंगे वो कहां पर आएंगे, डैश पर आएंगे।
तो दोनों H डैश पर आ रहे हैं तो सेम साइड आ रहे हैं, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, अगर एक पॉसिबिलिटी आप देखोगे तो आपके पास ये दोनों कहां पर हैं, डैश पर हैं, तो इस बार हाइड्रोजन कहां से अप्रोच करेंगे, वेज से करेंगे, मतलब आप कह सकते हो ऊपर की तरफ से करोगे। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले सीख रखी बहुत अच्छे से, डैश वेज क्या होता है, इस तरीके से होगा। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ऐसा गलत है, ये दोनों ही जो हैं वह क्या हैं, एक ही प्रोडक्ट हैं, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। इस बात को समझना है, क्योंकि यहां पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। और जब भी कोई कंपाउंड जिसकी आपस में मिरर इमेज दिखे और वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, इसका मतलब वो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। और जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। तो इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहां पर इस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, यहां पर अब स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैंने आपको एडिशन रिएक्शन में समझाया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन के टाइम। बोलिए, तो अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लो कि ट्रिक वगैरह अगर मैं बना दूं, ये आपके पास कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है, और सिस एल्कीन पर ये कैसा एडिशन दिखाएगा, सिन एडिशन दिखाएगा। तो यहां पर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। तो इस बात को आप याद कर सकते हो, सिस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन कराओगे तो क्या बनेगा, मीजो। ट्रांस एल्कीन पर अगर सिन एडिशन बनाओगे तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। आर का मतलब क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। इस बात को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होने वाला है। हाँ, थ्रियो इरिथ्रियो का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर मान लो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, यहां पर इस तरीके का आ जाए, और फिर से यहां पर क्या है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कुछ इस तरीके से है। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहां पर क्या करने वाले, फिर से वही काम करोगे। एक तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके का, इस तरीके का हो जाएगा। यही तो है, दो कार्बन है, एक तो इस तरीके से कर दोगे, और यहां पर क्या जाएगा आपके पास H, यहां पर आपके पास CH3 है, और यहां पर क्या जाएगा H। एक तो ये पॉसिबिलिटी है आपके पास, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये वाली बन जाएगी, जहां पर ये किस पे चल जाएगा, डैश पर चल जाएगा। बोलिए, ये किस पर चल जाएगा, डैश पर, और ये किस पर आ जाएगा, वेज पर। अब जरा दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, ये कितने हैं प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट हैं, और ये दोनों ही कैसे हैं, रेसिमिक मिक्सचर हैं। क्योंकि ये कैसे आपस में एनेंशियोमर, और जब एनेंशियोमर्स को हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं पेयर, तो इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। ये आपको दिख अलग अलग रहे हैं, लेकिन दोनों मिरर इमेज कैसी हैं, सुपर इंपोजिबल, जिसकी वजह से ये मेसो कंपाउंड है, और मेसो कंपाउंड अकेला ही एग्जिस्ट करता है। एनेंशियोमर है आपस में, दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो एक क्वेश्चन और हम ऐसे उठा लेते हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, CH3 है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, और यहां पर हम ले लेते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। अगर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, बताइए इस वाले केस में क्या होने वाला है हमारे पास, सिंपल सी वही बात है, H2 का यहां पर करवाओगे तो एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो सकती है यहां पर कि यहां पर CH3 यहां ले लो आप इस तरीके से, तो यहां पर आपके पास क्या जाएगा, H आ जाएगा, यहां पर क्या जाएगा आपके पास, H आ जाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर आप देखना चाहो तो आप बोलोगे सर इसको डैश पे ले लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको डैश पे ले लोगे तो ये H तो यहां पे रहे थे प्लेन में। अब ध्यान से देखना, यहां पर आपके पास वेज पर क्या जाएगा, H, वेज पर क्या जाएगा, H। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट एक ही हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है, मीजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये दोनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। इस पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जहां पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल बन जाती है, और उसी को हम मीजो कंपाउंड कह देते हैं। फोर्थ, अगर मैं फोर्थ रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर आपके पास CH3 है, यहां पर H है, और यहां पर H है।
ठीक है, इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, देखो अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको फिशर में भी तो बदल सकते हो। अगर मैं इसको फिशर में बदल के दिखा दूं तो इसका जो फिशर होगा यहाँ पे देखो, इसका फिशर कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH3 H। अब क्योंकि H और H सेम है, सारे के सारे H सेम है, तो हम यहाँ पर D2 भी ले सकते हैं। मान लो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पर D2 ले सकता हूँ, इसी का आइसोटोप D2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम। तो जो हमारे पास यहाँ पर फिशर में आंसर आएंगे वो आंसर क्या आएंगे, DH और यहाँ पर CH3 और साथ में इसी की मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, मतलब मैं लिख देता हूँ एनेंशियोमर। और यहाँ पर फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा सिन एडिशन प्रोडक्ट होता है, पहली बात। और फिर इस शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा सा याद कर लो कि अगर सिस एल्कीन है और सिन एडिशन है तो मीजो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूं, सिस क्या होनी चाहिए, एल्कीन, सिन क्या होना चाहिए, एडिशन, और एम क्या होना चाहिए, मीजो प्रोडक्ट। अब ये पार्ट आपको पता है टिपिकल क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लोगों ने हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ाई नहीं अच्छे से। अगर आपको जिसको हिस्टोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, ये पार्ट बहुत ही सिंपल पार्ट है। और सर हिस्टोकेमिस्ट्री आपने पढ़ाई कहाँ है, तो भाई मैंने आपको एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से बता रखी है। रिएक्शन मैकेनिज्म की प्लेलिस्ट खोलिएगा, जहां पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई है, उसी के बाद में वहीं पर एडिशन रिएक्शन के बारे में, हिस्टोकेमिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल बातें की रखी हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जो कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस है टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट्स। देखो अगर हम रिएक्टिविटी टॉपिक पर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन होगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन वह क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग, या फिर आप इसी को कह सकते हो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो आपका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, चाहे वो एल्कीन हो या फिर एल्काइन हो, वह हमेशा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग होगी। क्यों, अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी तो एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो ट्रांजिट स्टेट ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो वहाँ पे रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो आप लोगों के पास है, यदि आपके पास कोई एल्कीन है, उस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पॉइंट को समझना। अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी रिएक्टिविटी कम रही होगी। अगर मान लो किसी एल्कीन में आपको स्टेरिक क्राउडिंग का फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी कम, और रिएक्टिविटी कम इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। जो तीसरी बात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यदि आपके पास एल्काइन है और आपके पास एल्कीन है तो इन दोनों में रेट किसका ज़्यादा होगा। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लो कि जो एल्काइन होता है उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका बेसिक रीज़न क्या है, इसका बेसिक रीज़न है कि यहाँ पर एल्काइन क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक तरीके से आप प्लेनर कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो लीनियर का जो एड्सॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्लेनर के। तो अगर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वहां पर ट्रांजिट स्टेट ज्यादा स्टेबल बन पाएगी, उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो पाएगी। तो ये वाला पॉइंट समझो। अगर आप थोड़ा सा मैकेनिज्म देखोगे तो मैकेनिज्म में क्या होता था, मेटल सरफेस होता था, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता था और ऊपर की तरफ से आता था। जब वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग नाम का तो कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो पहली बात तो ये होगी। तो यहां पर आप कह सकते हो ये वाला पॉइंट। क्या आपको इतने पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो अगर अब मैं कुछ रिएक्शंस या क्वेश्चंस की बात करता हूं थोड़े से, मान लो एक जर्नल ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैं लिख देता हूँ 2-3 ऑर्डर, उनको आप एज इट इज याद कर लो सबसे पहले, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा यहाँ पर सामने, उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला तो यही है कि यदि आपके पास ये सबसे छोटा एल्कीन है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड H CH3, इसके बाद फिर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 CH3, यहाँ पर H, फिर क्या हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड C H H, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर H, और फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 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 CH3। ये आपके पास एक फाइनल ऑर्डर बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत होगी थोड़ा सा यहाँ हो सकती है, ये आपके पास क्या है सिस, ये आपके पास क्या है ट्रांस। आपको अच्छे से पता है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम। ये एक ओवरऑल ऑर्डर है जो आपको ध्यान रखना है। जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। मान लो अगर मैं एक और ऑर्डर की बात करता हूँ तो उसमें हमारे पास क्या होगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR, मतलब CH लगा लो एक, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और लास्ट में आप ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यदि आपको रिएक्टिविटी के क्वेश्चन करने हैं। अब अगर मैं मान लो रिएक्टिविटी का पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, आप लोग ही मुझे बताइएगा क्या होगा। ये आपके पास एक पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है, और रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताने के लिए ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। इसमें आंसर क्या होने वाला है, दिमाग लगाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप तो ये देखो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम कहाँ है। अगर स्टेरिक क्राउडिंग से समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टेबिलिटी वगैरह फैक्टर लगाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाली जगह तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है, और यहाँ पर ये बॉन्ड बाहर वाली है एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है। तो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड में स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक मतलब रिंग के जस्ट बाहर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आपके पास स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो यहाँ पर आपके पास रेट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बस बात खत्म। अब हम कुछ यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं और उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। हमने रिएक्टिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुका है, अब आखिरकार क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से करेंगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके पास, देखो जब भी आपको स्टेरिक क्राउडिंग से चीजें समझ में ना आ रही हो तब आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव करो। जिस एल्किन की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम। अगर आप सब जगह अल्फा H निकालते हैं एक बार, अगर हम यहाँ पर अल्फा H निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 6 2 8 10 अल्फा H हो जाएंगे। देखो जब भी एल्किन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो अल्फा H से ही हमेशा आता है, याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड 3 2 5, और यहाँ पर 3 2 5, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा तो 6। अल्फा H कितना हो जाएगा 6। इस वाले केस में देखो यहाँ पर अल्फा H कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। यहाँ पर देखते हैं तो अल्फा H कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब आप खुद बताओ, जहां पर अल्फा H सबसे ज्यादा मतलब वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो इस पॉइंट को ऐसे नोट करो कि यदि अल्फा H की वैल्यू ज्यादा तो वहां पर आपके पास स्टेबिलिटी ज्यादा, और स्टेबिलिटी ज्यादा तो वहां पर आपके पास रिएक्टिविटी कम। खत्म बात। तो मैं बोलूंगा सबसे कम कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा नंबर 1, फिर ये हो जाएगा नंबर 2, फिर ये हो जाएगा आपके पास नंबर 3, और ये हो जाएगा आपके पास नंबर 4। बस बात खत्म। ऐसे ही इस क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितने अल्फा H है 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पर कितने हैं आपके पास अल्फा H 2 2 4 और एक 5। यहाँ पर आपके पास कितने अल्फा H है 2 और एक 3। खत्म हो गया आंसर। जहां पे अल्फा H कम वहां पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा H वगैरह से नहीं, ये आपके पास कैसा फॉर्म है, ये आपके पास एक सिस फॉर्म है, ये आपके पास कैसा फॉर्म है, ये आपके पास एक ट्रांस फॉर्म है।
है ना। ये सिस है, सिस क्यों है ये जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ही इस तरीके से आ रहा है, और ये कैसा है ट्रांस, तो ट्रांस तो ऐसा ही होता है, जरा थोड़ा सा ध्यान रखो, हमेशा इस तरीके का सिस होता है और इस तरीके का ट्रांस होता है, बस इतना याद रखना है। ये हमेशा क्या होता है सिस, ये हमेशा क्या होता है ट्रांस। अब एक बात याद रखनी है, जब आप लोग बात करते हो, अगर हम बात करते हैं 7 मेंबर तक, तो 7 मेंबर तक सिर्फ क्या होता है सिस होता है, सिस ओनली अप टू 7 मेंबर। लेकिन अगर मैं 8, 9, 10, 11 की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है सिस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मैं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं। अगर मैं 12 ऑनवर्ड्स की बात करता हूं, 12 और 12 से ज़्यादा, तो वहां पर क्या होता है साइज बड़ा हो जाता है, तो वहां पर ट्रांस ग्रेटर देन सिस होता है। ये आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। जब भी हम बात करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, उनमें कभी भी ट्रांस का फंडा नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मैंने लेक्चर्स में समझा रखा है, ऐप पर बहुत अच्छे से बता रखा है। लेकिन जब 8, 9, 10, 11 की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है आपके पास सिस ग्रेटर देन ट्रांस होता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, तो ट्रांस में स्ट्रेन ज्यादा जाता है। और 12 ऑनवर्ड्स जहां पर बहुत बड़ा रिंग साइज हो जाता है, तो वहां पर वह अपने आप को फ्लेक्सिबल करके ट्रांस में ज्यादा स्टेबल करता है। बात समझ में आ गई इतनी, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये 10 मेंबर रिंग है, तो 10 मेंबर रिंग में स्टेबल कौन होगा सिस। अगर सिस स्टेबल है तो रिएक्टिविटी सिस की ही कम होगी, तो ये सिस है ये ट्रांस है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझो। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखने के बाद इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम रही होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम इसलिए क्योंकि वहां पर जब आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो एनर्जी रिलीज जितना ज्यादा नहीं होगी, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी इसका मतलब वहां पर क्या होगा एक तरीके से रिएक्टिविटी कम होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं इस वाले में बात करता हूं तो देखो अब इस बार ये क्या है आपके पास सिस है, और ये क्या है आपके पास ट्रांस है। अब ये 10 से ज्यादा वाले हैं, गिन लो एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब 12 ऑनवर्ड्स हो जाए तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब सिस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हम यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर इन तीनों की बात करते हैं तो H2, D2 और T2, क्योंकि H बॉन्ड ज्यादा वीक होगी तो जिसकी वजह से यहाँ पर एडसॉर्प्शन बहुत अच्छा आसानी से हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों में तो मुझे आपको अभी भी कुछ बताना ही नहीं है, और अगर बताना ही नहीं है तो इस तरीके से आंसर कर देना, बात खत्म। ये आपके थे रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब एक लास्ट सेगमेंट और है जहां पर मैं कुछ 1-2 बातें लिख दूंगा और फिर कुछ रिएक्टिविटी से हटकर कुछ कंप्लीट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नोट्स में बातें हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं। इसमें यह बोला गया है कि अगर हम रेनी निकल को यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन में तो उस रिएक्शन को खास नाम दिया जाता है सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल होता है इज एन अलॉय ऑफ निकल एल्यूमिनियम विच इज फॉर्म्ड बाय पासिंग इट थ्रू NaOH सॉल्यूशन। अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेफरेबली हम लोग रेनी निकल को ही यूज करते हैं। रीजन जो होता है, इफ ऑर्डिनरी निकल इज यूज देन रिएक्शन टेक प्लेस एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, बट इफ रेनी निकल इज यूज देन रिएक्शन कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर। क्या आप समझ रहे हो फायदा कितना आ रहा है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन। ये हमारी पास हमारी केमिस्ट्री की पहली नेम रिएक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड अगर रिड्यूस होगा और 1 मोल ही दिया है तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डबल बॉन्ड में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और 1 मोल ही है। जब मेंशन ना होता है तो उसको 1 मोल मान के चलते हैं। इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास ये ऐसा ही है और सामने क्या है H2 है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होकर रिएक्शन जाती है और फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर से देखो, यह यहाँ से बॉन्ड यहाँ जा रही है इस तरीके से, इसको आप और अच्छे से दिखाओ, ये बॉन्ड इस तरीके से जा रही है, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जाती है, जहां पर ये बॉन्ड फॉर्म होती है, ब्रेक फॉर्म ब्रेक फॉर्म ब्रेक।
अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड ब्रेकिंग चल आ रहा है। एक्चुअली एक खास तरह की केमिस्ट्री होती है जो कि अगर आप एमएससी लेवल पे जाओगे तो उस समय पढ़ोगे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री वो थोड़ा अलग लेवल की चल जाती है, उसकी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। इसकी बात करते हैं, सेम फिर से वही बात है इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। अरे आप डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात एक ही है। इस वाले केस में देखो, यहाँ पर इस वाली डबल बॉन्ड में स्टेरिक क्राउडिंग कम है, तो अगर इस वाली डबल बॉन्ड में स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इस वाले केस में देखो 10 मेंबर रिंग है, हमने बात की सिस ज्यादा स्टेबल होती है, तो हमारे पास सिस फॉर्म ये है, तो इस पर रिएक्टिविटी नहीं होगी। रिएक्टिविटी किस पे होगी, ट्रांस पे, तो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पर H और H लग जाएंगे। मतलब मैं अगर ऐसा दिखा रहा हूँ इसका मतलब मैं H और H लगा के दिखा रहा हूँ। जहाँ पर जिस पे कुछ नहीं होता इसका मतलब वहां पर क्या लगा होता है, H लगा होता है। फाइनली ये था हमारा एल्केन की प्रिपरेशन का पहला रिएक्शन। मतलब बहुत मेहनत की है, जितने भी डिफरेंट जगह से जो भी सोर्स हो सकता है एक रिएक्शन को समझाने के लिए, वो सारे मैंने इकट्ठे एक जगह कर दिए हैं। तो आप लोग कोशिश ये करो, जितने भी आपके आसपास में जो बच्चा जेई में, नीट, जेई एडवांस, IIT जैम इन सब की तैयारी कर रहा है, उसको आप शेयर कर सको। और मैं एक एक रिएक्शन में बहुत अच्छा टाइम दूंगा ताकि आपको बहुत हद तक मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। तो यही सब बात है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।